स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में जो सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, उसके 3 लेक्चर मैंने काफी पहले अपलोड कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, रैंक बूस्टर में मैंने इन पीरियोडिक ट्रेड्स पर अलग से वीडियो बनाए भी हैं, एटॉमिक रेडियस पर भी बनाया है मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी पे भी बनाया है वीडियो, जिससे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं नीट और आईआईटी के मैंने वो भी करवा रखे हैं। बट क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर सारे के सारे जो हमारे ट्रेड्स उनको आप एक वीडियो में समराइज कर दीजिए, इसलिए ये स्पेशल वीडियो आया है आप लोगों के लिए। और इसमें आपके जो 6 मेन पीरियोडिक ट्रेड्स हैं उनको मैं बहुत जल्दी से समराइज करने वाला हूं, यानी कि एक ही वीडियो में मैं आपको सारे 6 के 6 के बारे में बताने वाला हूं कि उनमें वेरिएशन कैसा होता है पीरियोडिक टेबल में और वो बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप लोग मेरी ये ध्यान दीजिए कि ट्रेड्स मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, जब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सेट कर लिया तो हम लोगों ने देखा कि उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज थी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते थे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक ट्रेड्स है किसका, पीरियोडिक ट्रेड्स है किसका, एटॉमिक नंबर का। उसको मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया कि व्हाट इज मीन्ड बाय पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स था रिपीटेबल होना, और ट्रेड मीन्स क्या था कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से बदलना चीजों का। ठीक है, तो हमारे पास में क्या था, हमारे पास में 6 पर्टिकुलर क्या थे, पीरियोडिक ट्रेड थे। और उन 6 के नाम क्या है एक बार मैं बोल देता हूं, सारे लोग सुन लो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पहला है आपका एटॉमिक रेडियस। अगर आपने ये समझ लिया, सुनो ध्यान से, पहला है एटॉमिक रेडियस, और अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी के 5 आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस पे पूरा जोर देना है आपको। पहला है आपका एटॉमिक रेडियस, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मींस मतलब इसका है कि बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं पढ़ी है, तो आप किसी भी मैकेनिज्म को नहीं बना सकते। अगला है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कई सारी किताबों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका मेटेलिक कैरेक्टर, और लास्ट है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्लियर, ये 6 पीरियोडिक ट्रेड हमें पढ़ने होते हैं बेसिकली। तो चलो भाई, मैंने 4 पहले से लिख रखे हैं इस पर। एटॉमिक रेडियस लिख रखा है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी लिख रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिख रखा है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आसान है, वो मैं 1 मिनट में बाद में क्लियर कर दूंगा। तो भाई टाइम वेस्ट करते नहीं है, शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होती है भाई, नाम पढ़ो साफ साफ, एटम की रेडियस। ठीक, और रेडियस मींस क्या होता है भाई, देखो साहब, एक बात को डिस्कस करो। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस हो हमारा, ठीक है, सबको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। ये न्यूक्लियस हो, और इसके बाहर कई सारी क्या होती है, ऑर्बिट होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये तो पढ़ा है 9th में। ठीक है, तो अगर हमारे पास में क्या कहूं कि इस एटम की रेडियस क्या होगी, तो एटम की रेडियस होगी न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक की दूरी, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर जो बाहरी सेल है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब चाहे हमारे पास में क्या हो, आयन हो तो आयन के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल के लिए कंसीडर किया जाएगा। समझ गए बात को, यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ये होती है द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस। जो हमारे पास में न्यूक्लियस होता है और जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके बीच की दूरी को ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो और इसको रिप्रेजेंट किससे कर लेते हैं, आर से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज थी कि एटॉमिक रेडियस क्या होती। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में इसका जो वेरिएशन है वो कैसे होगा। तो वेरिएशन बच्चों देखा जाता है 2 तरीके से। पहला देखा जाता है अप टू डाउन। अप टू डाउन का मतलब ऊपर से नीचे, किसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे। और दूसरा देखा जाता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब एक पीरियड में मतलब हॉरिजॉन्टली आपको चलना है। ठीक है, लेफ्ट से लेकर के आगे की तरफ चलना है। तो भाई देखो, अप टू डाउन अगर आते हो, बस यहीं पे पकड़ लोगे बात, तो सारी चीजें आगे की समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अप टू डाउन अगर आते हैं, एग्जांपल लेता हूं और समझते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग पहला ही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। HLINAKRBCSFR, ये होता है पहला ग्रुप, NAK, बस इतने 4 ले लो। तो भाई पता है इसका कितना होता है, 1, फिर इसका होता है 3, फिर इसका होता है 11, फिर इसका होता है 19। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक एक सेल पूरा बढ़ता जाता है, पूरा एक सेल इंक्रीज हो जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये केवल 1s पर जाएगा, ये 2s पर जाएगा, ये 3s पर जाएगा, और ये 4s पर जाएगा। तो हमारे पास में जब ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं, तो पूरा एक सेल बढ़ जाता है, यानी कि अगर हम लोग देखें इसमें केवल एक ही सेल है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है, और इसमें
4 सेल है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, अगर एक सेल ही पूरा बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि पहले हम 2 सेल तक चेक कर रहे थे, नीचे जाने पर हम 3 तक चेक कर रहे हैं, उसके नीचे आने पर हम 4 पर देख रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। लिखो सबसे पहली बात, अगर अप टू डाउन आते हैं एक ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कैसे होती है समझ लो, 1 मिनट में, 2 मिनट लगेंगे समझने में। तो लेफ्ट टू राइट का क्या एग्जांपल ले ले भाई, लेफ्ट टू राइट का एग्जांपल ले ले, चलो एनएमजी, ये आमने सामने है, ये होता है 11, ये होता है 12, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि जब हम पीरियड में होते हैं, ठीक, जब हम किसी पीरियड में होते हैं लेफ्ट टू राइट, तो सेल नहीं चेंज होता है। इसकी आप बाउ बनाओ तो क्या बनेगी, इसकी बनेगी 281, इसकी बनेगी 282, ये तो सीखा 9th में, ये भी नहीं सीखा। इसकी बनेगी 281, इसकी बनेगी 282। तो देखो इसमें भी 3 सेल, उसमें भी 3 ही सेल, ये भी 3 सेल का है और ये भी 3 सेल का है। ओवरऑल अगर देखें सेल कितने, सेल बराबर है लेकिन एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। समझो कैसे, यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब 11 ही प्रोटॉन है। यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। तो पता है भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन अच्छा होता होगा या 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन के बीच, तो 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन के बीच का अट्रैक्शन 11 वालों से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। यानी कि यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है और यहां पर अट्रैक्शन कम है। अब इसमें भी 3 सेल, इसमें भी 3 सेल, एक में अट्रैक्शन कम है और दूसरे में अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि वो थोड़ा सा क्या हो गया, श्रिंक हो गया, यानी कि हमारा mg छोटा होगा और na क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाना शुरू करेंगे तो हमारी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बच्चों डिक्रीज होती है। चलो आगे हैं, अगला टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो डेफिनेशन। ये होती है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करो पहले नंबर पे इसकी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब भाई पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड बने या डबल बॉन्ड बने या फिर क्या बने, ट्रिपल बॉन्ड बने, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में, सिंगल में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ट्रिपल में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये तो सबको पता है ना कि सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इसको कहते हैं, ये जो एक पेयर है इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर। तो अगर सिंगल बॉन्ड में देखे तो केवल एक शेयर्ड पेयर है, डबल बॉन्ड में देखे तो दो शेयर्ड पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड में देखे तो तीन शेयर्ड पेयर है। अब आप लोग खुद सोचो कि किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, जो छोटा हो, समझो बात को, जो छोटा हो, छोटा मींस न्यूक्लियस के पास हो, और न्यूक्लियस के पास होने का मतलब है कि प्लस वाली चीज के पास है। तो जितना ही एटम आपका छोटा होगा, कंसीडर करो यार दिमाग में, एक ये न्यूक्लियस रखा है, एक ये न्यूक्लियस रखा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, शेयर्ड पेयर बना लेते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस के ज्यादा पास पहुंच गया और इससे दूर है, यानी कि इस न्यूक्लियस की टेंडेंसी क्या होगी कि इस पूरे शेयर्ड पेयर को ये अपनी तरफ ही खींचकर क्या करेगा, रखेगा। कहने का मतलब इतना है, साइज जितना छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, ठीक। तो भाई आ जाओ वापस कि अगर हम लोग चले अप टू डाउन, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही थी, एटम छोटा हो रहा था। तो अगर हम लोग आते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास में जो क्या होगी, हमारे पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बढ़ेगी। यानी कि हम उल्टा कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नीचे जगह रहेगी, हाँ दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के। जितनी बड़ी रेडियस उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी छोटी रेडियस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए बात को पूरी तरीके से। कितना मिनट हो गए भाई, 9 मिनट हो गए। चलो भाई देखो बस 10 मिनट में खत्म करना है सब कुछ, बाकी सेपरेट वीडियो आएंगे एक एक पर। अब आते हैं किस पर, आयनाइजेशन एनर्जी पर। ये क्या होता है, ये होती है द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required to emit one electron from valence shell। अब भाई बहुत अच्छे से सुनना कि हम लोगों को पता है
कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर एनर्जी गेन करता है तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ही कहाँ हो, पहले से ही वैलेंस शेल में हो, यानी कि पहले से ही मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे है, तो अगर उसे एनर्जी दी जाए तो वो क्या करेगा, तो वो आयन का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने Na के एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Na से अगर ये -1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसने क्या बनाया होगा, Na+ आयन बनाया होगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है वही आयनाइजेशन एनर्जी है। वही क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को तोड़कर बाहर निकाल देने के लिए, वही क्या होती है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। समझ गए बात को? चलो भाई देखिए क्या होता होगा। अब आप लोग दिमाग बनाओ कि अप टू डाउन क्या होगा। अप टू डाउन अगर आते हैं तो क्या होगा। अप टू डाउन आने पर देखो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। मैंने क्या कहा था, अगर इस टर्म को समझ लिया तो सारे समझ जाओगे। अप टू डाउन आने पर इलेक्ट्रॉन आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है मतलब एटम बड़ा हो जाता है। तो आप दिमाग में बनाओ, एक न्यूक्लियस, उससे दूरी पर कुछ दूरी पर एटम रखा है, और एक दूसरा न्यूक्लियस, उससे ज्यादा दूरी पर कोई एटम रखा हुआ है। ठीक है, तो किसको तोड़ना ज्यादा आसान है? जो न्यूक्लियस के पास है वो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स को महसूस कर रहा है, यानी कि उसे ज्यादा एनर्जी दोगे तब टूटेगा। और जो बेचारा दूर है वो कम अट्रैक्शन फोर्स महसूस कर रहा है। जब वो फोर्स ही कम महसूस कर रहा है तो उसे थोड़ी सी एनर्जी दोगे, वो टूट कर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा एटम, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या है, आसान है। अच्छा, अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर उल्टा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस घटती है, और अगर एटॉमिक रेडियस घट गई, पास पास आ गए इलेक्ट्रॉन, तो उनको तोड़ना मुश्किल हो गया और एनर्जी का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक, समझ गए बात को? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, दैट मिनिमम एनर्जी विच कैन फॉर्म आयंस। क्लियर सी बात है कि वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जरूरी होते हैं, कैटायन बनाने के लिए जरूरी होती है, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। चलो भाई आगे आ जाए। अब आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या है, ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when electron comes back in its orbit. अब भाई देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। समझ लो डायग्राम से, छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये न्यूक्लियस कंसीडर किया, इसके पास में ये क्या कंसीडर कर ली, इसकी ऑर्बिट। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर कूद के खड़ा हो गया। तो हम लोगों ने क्या कहा, दिख रहा है? तो हम लोगों ने क्या कहा होगा, हम लोगों ने कहा ये एनर्जी का जो अमाउंट है ये आयनाइजेशन एनर्जी है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को वापस पकड़ के इसी ऑर्बिट में बैठा दूं तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, वापस रिलीज हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वहां हमेशा तो नहीं रहता। टाइम पीरियड भी याद कर लो, कितना होता है, 10 की पावर -8 सेकेंड। 10 की पावर -8 सेकेंड, इतनी देर तक हायर एनर्जी लेवल में रहता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, 10 की पावर -8 सेकंड के बाद वो वापस अपनी सेल में आता है, और जब वो वापस अपने एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और उसी रिलीज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है कि जितनी ज्यादा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी, अगर उसे वापस लाया जाए तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज भी करेगा। यानी कि इसका पैटर्न बिल्कुल किसके जैसा है, आयनाइजेशन एनर्जी के जैसा है। बस ये किसको बनाने के लिए थे, कैटायन बनाने के लिए थे, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में फिट करने के लिए, यानी कि किसको बनाने के लिए है, एनायन को बनाने के लिए। बस ध्यान इतनी सी बात रखनी है। तो एक बात और समझ में आई कि जब कैटायन बनाएंगे तो एनर्जी हमें अपने पास से देनी पड़ेगी, अपने पास से देनी, और जब एनायन का फॉर्मेशन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। समझे बात को? यानी कि ये प्रोसेस है एंडोथर्म और ये प्रोसेस है एक्सोथर्म। समझ गए बात को पूरी तरीके से? चलो भाई, इसका अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट अपने आप बना लोगे, सेम है आयनाइजेशन एनर्जी। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। बस 2 रह गए आपके, साफ कर दो पूरा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार हट जाता हूं पूरा। अब बचे बच्चों केवल 2 चीजें। पहला बचा मेटेलिक कैरेक्टर, दूसरा बचा आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो दिमाग में पहले ये बात बनाओ कि मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है।
सबसे पहली बात ये कि केमिस्ट्री में कभी भी मेटल का मतलब, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि उसमें से हीट निकल रही है, इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, नहीं, ठीक है। केवल मेटल का मतलब केवल इतना है कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो लिखो मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल ही क्या होते हैं, बस ये लिखो सबसे, कि दोस एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी ऑफ लूज दियर इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, बस वही मेटल होता है, और इसी कैरेक्टर को आप क्या कहते हो, मेटेलिक कैरेक्टर कहते हो। चलो भाई, तो नॉन मेटल की अगर बात करें, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो वो हो जाएगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एलिमेंट खुद लिख लेना, मैं केवल ये लिख रहा हूं कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है तो वो नॉन मेटल है, और इसी कैरेक्टर को आप क्या कहोगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहोगे। तो भाई खुद दिमाग लगाओ कि मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट, ठीक ध्यान से सुनना, अगर किसी एलिमेंट का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। बस दिमाग में अगर एटॉमिक रेडियस है तो सारे बन जाएंगे, मैंने कहा था। अगर आपके एटम का साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जा रहा है, यानी कि एटम की भी टेंडेंसी कि हाँ भाई इसको हटाओ और अपने सेल को क्या कर लो, अपने सेल को बैलेंस कर लो। यानी कि अप टू डाउन अगर आते हैं हम तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, अगर लेफ्ट टू राइट आए तो क्या होगा, अगर क्या आ जाए, लेफ्ट टू राइट आ जाए, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है, एटॉमिक रेडियस घटती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते हैं तो उनको लूज करने की टेंडेंसी भी घट जाती है, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है, घट जाता है। अब आ गए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे, उल्टा कर दो, अप टू डाउन आओगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बात खत्म, क्लियर हो गई बात। और अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो सबको पता है भाई, जो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड है वहां पर सब मेटल रखे हैं। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, सबसे पहले आपको मेटल मिलते हैं, मेटल के बाद आपको सेमी मेटल मिलते हैं, सेमी मेटल के बाद आपको नॉन मेटल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। यानी कि सारे के सारे मेटल आपके इस साइड में रखे होंगे और सारे के सारे नॉन मेटल आपके इस साइड में रखे होंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए समराइज करने के लिए अच्छा था पूरी तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये रैंक बूस्टर सीरीज ही है मेरी, उस रैंक बूस्टर में मैंने अलग अलग सबको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो किसका है, एटॉमिक रेडियस के बारे में है, जो दूसरी है वो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में है। तो आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर नीट और प्रीवियस ईयर IITs के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।